हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और साथ ही साथ ज़बरदस्त भी होंगे। चलिए, मैं अशोक सर फिर एक बार लेकर आया हूँ आपके लिए नया पाठ। चलिए, आज के इस पाठ में आज शुरू करते हैं विशेषण यह टॉपिक। अब विशेषण यह पाठ हमने हमारी पिछली तासिका में शुरू किया था, जिसमें हमने बहुत सारी बातें वहाँ पर अध्ययन की है, पढ़ी है, समझी है। अब उसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी मेरे छात्रों से, अभिभावकों से और मेरे शिक्षक मित्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस पाठ को पूरी तरीके से समझना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें, जहां पर मैंने इस पाठ की शुरुआत की है, जहां पर विशेषण की परिभाषा, विशेष्य किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, प्रविशेषण क्या है और विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, इनके बारे में चर्चा की। आज के इस पाठ में हम विशेषण के प्रकारों के बारे में, उनके भेदों के बारे में जानने वाले हैं। इसलिए सभी से फिर एक बार निवेदन कि आप इस पाठ को समझना चाहते हैं तो YouTube पर बस सर्च कीजिए हिंदी प्रेमी अशोक, जहां पर आपको सभी प्रकार का व्याकरण एवं हिंदी कक्षा 9वीं और 10वीं के सारे पाठ आपको मिलेंगे मेरे उस YouTube चैनल पर। तो चलिए, बिल्कुल समय नहीं गवाते और आज के इस पाठ की शुरुआत करते हैं। चलिए, मैं बस आपको याद दिलाता हूं कि हमने क्या क्या देखा है। हमने विशेषण इस पाठ की शुरुआत की। विशेषण का अर्थ होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेष जानकारी देने वाला शब्द। अब ये विशेष जानकारी क्या होती है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की कि जो शब्द उसके रंग, रूप, आकार, प्रकार, दशा, अवस्था, स्थिति आदि बहुत सारे शब्दों का बोध कराए, यानी विशेष जानकारी दे, वे सारे शब्द होते हैं विशेषण। फिर हमने विशेष्य को समझा, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है ये भी देखा। आज हम विशेषण के भेदों के बारे में जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विशेषण के कुल मिलाकर मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं। जी हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुख्य रूप से 4 भेद माने जाते हैं, जिसमें पहला भेद है गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 भेद हैं। अब एक एक करके हम सभी भेदों का अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। ये कक्षा ना केवल CBSE के लिए बल्कि ICSE बोर्ड हो, कैम्ब्रिज बोर्ड हो या फिर आपका स्टेट बोर्ड हो, आप सभी के लिए यह पाठ अत्यंत उपयोगी है। इसलिए ध्यान से इस पाठ को समझिए, देखिए और अपने आप में आत्मविश्वास भी जगाइए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। हम हमेशा जिस प्रकार से पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे। नाम है गुणवाचक। अब गुणवाचक अर्थात गुणों की बात होगी। अब गुण हमेशा अच्छे ही नहीं होते, कुछ बुरे भी होते हैं, उसे हम दुर्गुण कह सकते हैं, दोष कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए गुणवाचक इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। देखते हैं, परिभाषा को समझते हैं और फिर उदाहरणों के द्वारा इसे और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो सकती है कि जिस शब्द से हमें संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, समय, स्थान, उसकी दशा, उसके अंदर के दोष, ये पता चले, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, तब वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो, मैं फिर एक बार इस परिभाषा को दोहराता हूं कि जिस शब्द से संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, दोष,
रंग रूप आकार प्रकार समय स्थान दशा गुण के साथ साथ दोष भी जब इनका बोध हो तब वे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। ये हो गई परिभाषा। अब परिभाषा तो हमें याद रह गई, इसे हम रट्टा मारकर याद भी कर सकते हैं, लेकिन जब उदाहरण में हम इन शब्दों को देखेंगे तो पहचानेंगे कैसे। चलिए समझते हैं इस बात को। पहला उदाहरण मैंने आपके समक्ष यहाँ पर रखा है कि बगीचे में सुंदर फूल है ना। पहला वाक्य क्या है? बगीचे में सुंदर फूल है। अब हमारी परिभाषा क्या कहती है कि हम उनकी जानकारी देते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होता है ना, हम उसकी विशेष जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द ऐसा कौन सा है जिसकी जानकारी हमें यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बगीचा भी एक संज्ञा शब्द है, लेकिन जानकारी जो मिल रही है वे मिल रही है हमें फूल इस शब्द की। फूल ये क्या है? संज्ञा है। ठीक है ना। आप में से कोई मुझे बताएगा कि फूल ये कौन सी संज्ञा का प्रकार है, कौन सा संज्ञा का भेद है? जैसे कि आप जानते हैं संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर आप में से कोई छात्र ये मुझे बताएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि फूल ये कौन से प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, चलिए मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं उत्तर आखिर में बताऊंगा। तो यहाँ पर फूल शब्द जो संज्ञा है उसके बारे में हमें अतिरिक्त जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिली हमें? कि वह सुंदर है, अर्थात उसके गुणों की बात यहाँ पर हुई है ना, कि वह किस प्रकार का है। इसलिए सुंदर यह शब्द यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। समझ में आ रहा है? देखो हमें क्या ढूंढना है सबसे पहले कि ऐसी कौन सी संज्ञा है जिसका यहाँ पर वर्णन किया गया है, जिसको यहाँ पर क्या किया गया है? विशेष जानकारी देने का काम किया गया है। तो वो शब्द हमें ढूंढना है। संज्ञा मिली तो या तो वो संज्ञा से पहले होगा या तो संज्ञा के बाद होगा। विशेषण शब्द ये हमने देखा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। दूसरे वाक्य में हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर गुणवाचक विशेषण कौन सा है। उदाहरण देखिएगा, वाक्य देखिए। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। चलिए बताइए कि इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? क्योंकि अगर आपको संज्ञा शब्द मिला या फिर सर्वनाम मिला तो ही हमें विशेषण मिलेगा। तो यहाँ पर बच्चा या फिर बच्चे ये शब्द है संज्ञा। अब ये बच्चे कैसे हैं, है ना? तो ये बच्चे हैं स्वस्थ, अर्थात यहाँ पर हमें कौन सी जानकारी मिली? तो बच्चे इस शब्द की जानकारी मिली। इसलिए स्वस्थ यह शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ओके, तो याद रखिएगा गुणवाचक विशेषण अर्थात संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, समय, स्थान आदि बहुत सारे शब्द हैं। दोष भी हम केवल अच्छा नहीं बोल सकते। अगर किसी ने कहा कि नदी का पानी गंदा है ना, तो गंदा ये तो दोष हो गया, लेकिन फिर भी वह क्या करता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। इसलिए चाहे वह दोष हो तो भी वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, अगर समय वाले शब्द आ गए, समय तो नया, पुराना, आज, ये भी इसमें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। स्थान यानी अंदर, बाहर, भीतरी, है ना, ये शब्द भी गुणवाचक के उदाहरण हैं। दशा की बात करें तो दुबला, पतला, मोटा, ये भी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। और गुण और दोष में तो आपको पता है, अच्छा, भला, बुरा, ये भी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण इस प्रकार से समझा जा सकता है। किसी को अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप ज़रूर प्रश्न पूछिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहला प्रकार यहाँ पर समाप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे भेद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा भेद है संख्यावाचक। अब फिर एक बार मेरा वही सवाल कि अगर आपने उस शीर्षक को देखा है जो आपके समक्ष है,
संख्यावाचक यानी संख्या को बांचने वाला, यानी संख्या के बारे में जानकारी देने वाला शब्द, वो होगा संख्यावाचक विशेषण। चलिए समझते हैं पहले परिभाषा के जरिए। तो जिस विशेषण शब्द से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध हो, है ना। संख्या यानी क्या? संख्या यानी नंबर्स, जो आप जानते हैं। अगर वे संज्ञा सर्वनाम के बारे में जानकारी देने के लिए जिन संख्या शब्दों का प्रयोग किया गया होगा वह होगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो ये हो गई परिभाषा। आइए उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। कक्षा में 40 छात्र उपस्थित है। क्या उदाहरण है? कक्षा में 40 छात्र उपस्थित है। ठीक है, अब यहां पर किसकी बात हो रही है? छात्रों की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि छात्र ये संज्ञा शब्द है ना। अब कितने छात्र उपस्थित है, अर्थात उन छात्रों के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। जहां पर एक नंबर, एक संख्या हमारे समक्ष उपस्थित होती है, वह है 40। और 40 ये शब्द किसका वर्णन करता है, किसकी जानकारी देता है? संज्ञा शब्द अर्थात छात्र की। इसलिए 40 यह शब्द संख्यावाचक है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, दूसरे उदाहरण में देखिए, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। क्या उदाहरण है? दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। अब यहां पर फिर एक बार वही ढूंढिएगा, संज्ञा सर्वनाम किसकी बात हो रही है? भाइयों की बात हो रही है। कितने भाई है? दोनों, अर्थात ये भी दोनों एक नंबर, एक संख्या का बोध कराते हैं, जिसके कारण यह भी संख्यावाचक विशेषण यहां पर कहलाता है। अब समझने वाली बात एक और यहां पर आती है, क्योंकि कई बार संख्यावाचक में ना कभी कभी एक निश्चित संख्या दी जाती है, जैसे 1 2 3 4 5, ये निश्चित संख्या हो गई। और कभी कभी ना वे क्या कहते हैं, तो अनिश्चित रूप में बताते हैं। अनिश्चित यानी क्या कि बहुत सारे छात्र क्या कर रहे हैं, कक्षा में बैठे हैं। बहुत सारे मतलब कितने? बात तो नंबर्स की हो रही है, क्योंकि कक्षा में छात्रों की संख्या है, लेकिन कितने? बहुत। तो बहुत मतलब कितने? दैट मीन्स कि यहाँ पर हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। इसलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण के दो उपभेद माने गए। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक यानी क्या? जहां पर हमें एक परफेक्ट नंबर पता चले, निश्चित संख्या, जैसे 1 2 5, जिसको बोलने के बाद हमें पता चलेगा एग्जैक्टली 5 नंबर। ठीक है, तो वो होगा निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और ये है अनिश्चित। अनिश्चित यानी क्या? कई, कितने हैं नहीं पता, है ना। अनेक, नहीं पता। अनेक मतलब कितने? तो निश्चित नंबर हमें नहीं पता चलता। या फिर सब, है ना, सब लोग खुश हैं। कितने लोग खुश हैं, है ना, नहीं जानते। तो सब लोग यानी अनिश्चित संख्यावाचक। अगर मैं कहूं कि 2 लोग बहुत खुश हैं, तो 2 कहने से निश्चित संख्या मिली, निश्चित संख्यावाचक। अगर मैंने कहा कई लोग खुश हैं, कितने नहीं जानते, अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, तो इस प्रकार संख्यावाचक के 2 उपभेद यहां पर माने गए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे भेद की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। नाम अच्छी तरीके से याद रखिएगा, नाम है परिमाणवाचक विशेषण। कई बार हमारे बच्चे जो है, इनके मन में दुविधा उत्पन्न होती है कि ये संख्यावाचक है कि परिमाणवाचक है। तो दोनों में अंतर है, उस अंतर को हमें समझना पड़ेगा। अंतर को अगर हमने समझा तो बहुत आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। संख्यावाचक अर्थात उसमें संख्या होनी चाहिए, या तो निश्चित हो या तो अनिश्चित हो। ओके, अनिश्चित संख्या को पहचानते समय आप ये देखना कि क्या उसको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। अगर काउंट किया जा सके, जैसे लोग काउंट किए जाते हैं, करेक्ट, इसलिए वो अनिश्चित। ठीक है, तो परिमाण में और संख्या में ये अंतर यहाँ पर होता है, समझते हैं। पहले
परिमाण क्या होता है पता है? परिमाण क्या होता है? परिमाण यानी किसी भी वस्तु की मात्रा यानी क्वांटिटी या फिर नापतोल, उसका वेट है ना, या फिर जो भी उसको मेजर जो किया जाता है, नापतोल जो की जाती है ना, तो वो जिस तरीके से काउंट की जाती है उसको कहते हैं परिमाण। ठीक है, समझते हैं। चलिए, तो परिमाणवाचक अर्थात जिस विशेषण शब्द से ये हमारा संज्ञा और सर्वनाम इसकी मात्रा और नापतोल के बारे में पता चले। ठीक है ना, जैसे मैं मार्केट गया, मैं बाजार गया, मैंने बाजार से क्या किया, तो मुझे चीनी चाहिए थी, तो मैंने चीनी लाई। कितनी लाई? हो सकता है 1 किलो लेके आऊं, हो सकता है 2 किलो लेके आऊं। ठीक है ना। अब यहाँ पर नंबर तो आ गया 1, 2, 5, लेकिन उस नंबर के साथ साथ, उस संख्या के साथ साथ उसकी मात्रा या फिर उसका नापतोल है ना, उसकी क्वांटिटी यहाँ पर मेंशन की गई है। वह किलो में हो सकती है, वह ग्राम में हो सकती है, वह लीटर में हो सकती है, वह मीटर में हो सकती है, वह किलोमीटर में हो सकती है ना। तो यह निर्भर करता है कि आप कौन सी वस्तु ला रहे हो। ठीक है, तो जब उस क्वांटिटी को बताया जाएगा, उसकी मात्रा को बताया जाएगा, तब वह होता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। अब यहां पर 2 तो संख्या है ना, 2 संख्या, लेकिन संख्या के साथ साथ उसकी क्वांटिटी या फिर उसकी मात्रा भी दी है। तो संख्या के साथ अगर उसकी मात्रा या उसकी नापतोल के बारे में बताया गया हो तो वह होता है परिमाणवाचक विशेषण, है ना। कपड़ा ये शब्द है संज्ञा। ठीक है, तो कितना कपड़ा चाहिए? 2 मीटर चाहिए। ओनली 2 होता तो संख्यावाचक, लेकिन 2 मीटर है इसलिए परिमाणवाचक। दूसरा एक उदाहरण समझते हैं। उसे 1 किलो चीनी चाहिए, है ना। थोड़ी देर पहले मुझे चाहिए थी, अब उसको चाहिए। क्या चाहिए? चीनी चाहिए। ठीक है ना, तो चीनी क्या है? संज्ञा। और कितनी चाहिए? 1 किलो, है ना। संख्या के साथ साथ उसकी मात्रा को भी यहाँ पर दिखाया गया, इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। आशा कर रहा हूं कि आप समझ रहे हैं कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक दोनों में क्या अंतर है, आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो क्या इसमें भी निश्चित और अनिश्चित होता है? बिल्कुल होता है। कैसे? देखो, यहां पर भी परिमाणवाचक के 2 उपभेद माने गए। एक है निश्चित परिमाणवाचक, एक है अनिश्चित परिमाणवाचक। अब निश्चित यानी क्या? जैसे मुझे 2 सेर गेहूं चाहिए, है ना। गेहूं कैसे, उसकी मात्रा, उसकी नापतोल कैसे की जाएगी? सेर में की जाएगी, किलो में की जाएगी। तो उसके परिमाण के साथ वो दिया गया। तो 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 2 लीटर दूध, है ना, 1 लीटर तेल। तो जब ये इस तरीके से आएगा जहां पर वह परिमाण हमें निश्चित बताया जाएगा, तब वह निश्चित परिमाणवाचक। और अगर मैं कहूं मुझे थोड़ा पानी चाहिए, ठीक है ना, कितना पानी? 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ऐसा नहीं बोला गया। क्या बोला गया? तो थोड़ा पानी चाहिए। तो थोड़ा यहां पर अनिश्चितता बताता है। ठीक है, और अनिश्चितता बताता है तो वह हो गया अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इस तरीके से ये परिमाणवाचक विशेषण के 2 उपभेद यहां पर माने जाते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है, इसलिए ध्यान लगाकर आप इसको पढ़िए, समझिए, आप बिल्कुल इस बात को समझ पाएंगे। चलिए अब चौथा भेद यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, जो है सार्वनामिक विशेषण, है ना। नाम ही देखिएगा, नाम क्या है? सार्वनामिक। अब नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। क्या है? सार्वनामिक, अर्थात ये होते तो सर्वनाम हैं, ये होते तो सर्वनाम है, लेकिन वाक्य में काम किसका करते हैं? विशेषण का। इसलिए इसको कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। कैसे? चलिए बताते हैं। अगर परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो जब कोई सर्वनाम शब्द, देखो वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। वो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है। किसके? संज्ञा से पहले आता है और उसकी विशेषता बताता है।
देखो मैं क्या परिभाषा बता रहा हूं, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आता है और उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है तब वह होता है सार्वनामिक विशेषण। मेरी बात को भूलना मत। कौन सी बात? कि ये वास्तव में सर्वनाम ही होते हैं, लेकिन ये वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं क्योंकि ये संज्ञा से पहले आते हैं। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। चलिए, वह आदमी व्यवहार में कुशल है। ठीक है, अब आदमी ये संज्ञा शब्द है ना। अब आदमी कौन सा? वह, है ना। तो वह ये शब्द वास्तव में क्या है? सर्वनाम है, लेकिन वो संज्ञा से पहले आया और उसने उस आदमी के बारे में जानकारी दी, इसलिए वह ये यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। दूसरे वाक्य में कौन छात्र काम करेगा? कौन छात्र काम करेगा? छात्र यहाँ पर संज्ञा है और कौन ये शब्द संज्ञा से पहले आया और छात्र के बारे में जानकारी दी, इसलिए वह भी सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अगर संक्षिप्त में बताया जाए तो वे सर्वनाम शब्द ही है जो कि यहाँ पर विशेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर विशेषण के 4 भेद देखे। गुणवाचक देखा, संख्यावाचक देखा, संख्यावाचक के 2 उपभेद देखे, फिर हमने परिमाणवाचक देखा, परिमाणवाचक के 2 उपभेद देखे और अंत में हमने सार्वनामिक विशेषण भी यहाँ पर देखा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और केवल अच्छा नहीं है तो आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो देर किस बात की है? इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। इस चैनल का नाम है हिंदी प्रेमी अशोक, और वीडियो को लाइक भी करो ताकि ये चैनल और भी आगे बढ़े और आप सबके सामने मैं और वीडियो लेकर आता रहूं। तो निश्चित रूप से हम फिर एक बार हमारी अगली तासिका में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, और समझेंगे और ज्ञान अर्जित करेंगे। लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।